नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा। रुक करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के आयोजन में नवचुनित अधीक्षकों को उनके नियुक्ति पत्र प्रदान किए। कार्यक्रम में विभिन्न व्यवसायों के नए अधीक्षक शामिल हुए और उन्हें उनके कार्य में सेवा देने के लिए शुभकामनाएं दी गई। अधिकारियों ने नए कार्यभार संभालने और प्रदेश में शिक्षा और प्रशासनिक कार्यों की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए प्रेरित भी किया गया। इसके साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में अनुदेशकों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए और सीएम ने ये पत्र प्रदान किए हैं जहां उनको सम्मानित किया गया और इसके साथ ही नवचुनित अनुदेशकों को बधाई भी दी गई, शुभकामनाएं भी दी गई। इसके साथ ही लखनऊ में कार्यक्रम का आयोजन किया गया जहां अनुदेशकों को नियुक्ति पत्र प्रदानित कर उनको सम्मानित किया गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस कार्यक्रम में शिरकत कर बता दें कि नियुक्ति पत्र प्रदान किए और उनको शुभकामनाएं भी दी। आप सभी के चयन के लिए आपको, आपके अभिभावकों को हृदय से बधाई देते हुए अधीनस्थ चयन आयोग को इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए हृदय से धन्यवाद भी देता हूं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश के अंदर युवाओं को विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मिशन रोजगार के साथ अधिक से अधिक मात्रा में जोड़ने का जो संकल्प दिया है, हम सब उस संकल्प में सहभागी बन सकें, इसके लिए उत्तर प्रदेश के अंदर पिछले 8 वर्ष के दौरान 8.5 लाख से अधिक नौजवानों को हम लोगों ने सरकारी नौकरियां उपलब्ध करवाने में सफलता प्राप्त की है। आप देख रहे होंगे लगातार हर महीने कभी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से, कभी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से, कभी शिक्षा आयोग के माध्यम से, कभी उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड के माध्यम से चयनित शिक्षकों के चयन की प्रक्रिया को सफलतापूर्वक या उनकी नियुक्ति की प्रक्रिया को सफलतापूर्वक संपन्न करने के उपरांत इस नियुक्ति पत्र के साथ हम सबको जुड़ने का अवसर प्राप्त होता है। और हमारा प्रयास होता है कि किसी भी नौजवान को उत्तर प्रदेश के अंदर चयन की इस प्रक्रिया में किसी भी स्तर पर भेदभाव का शिकार न होना पड़े, उसका किसी भी स्तर पर शोषण न हो, उसके साथ कोई भी भेदभाव न हो, उसकी योग्यता और उसकी क्षमता के अनुरूप उसे शासन की विभिन्न विभागों में कार्य करने का अवसर प्राप्त हो सके। इसके लिए इस निष्पक्ष प्रक्रिया को पिछले 8.5 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश सरकार ने पूरी ईमानदारी और प्रतिबद्धता के साथ संपन्न करने में सफलता प्राप्त की है। और आज उसी का परिणाम है कि जो सख्ती की गई थी, उस सख्ती का परिणाम है कि निष्पक्ष भर्ती की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप जो युवा चयनित हुए, उन्होंने भी पूरी ईमानदारी के साथ उत्तर प्रदेश सरकार का हिस्सा बनकर के अपनी प्रतिभा और अपनी ऊर्जा का लाभ उत्तर प्रदेश को दिया। आज परिणाम हमारे सामने है। आप में से ज्यादातर लोग इस बात को जानते हैं। आज से 8 वर्ष पहले आप में से ज्यादातर जो नवनियुक्त अनुदेशक हैं वे अपने पॉलिटेक्निक में या स्कूली जीवन में रहे होंगे।
और उस समय इस बात का अनुभव क्या होगा आप लोगों ने कभी कि उत्तर प्रदेश के साथ दो बातें चस्पा थी। एक, उत्तर प्रदेश का नौजवान या उत्तर प्रदेश का कोई नागरिक उत्तर प्रदेश के बाहर जाता था तो उसके सामने एक पहचान की संकट खड़ी होती थी। लोग हे दिस से देखते थे। परिणाम था उत्तर प्रदेश के नागरिकों के मन में एक हीन भावना पैदा होती थी। और दूसरा, हमारे ऊपर एक लेवल लगा दिया गया था कि ये बीमारू राज्य है, यानी देश के विकास का बैरियर है। इतना बड़ा राज्य, इतना संसाधनों से भरपूर राज्य, प्रकृति की और परमात्मा की असीम कृपा वाला राज्य, जिस राज्य में बार बार ईश्वर को भी अपने किसी न किसी अवतार के रूप में जन्म लेना पड़ा, आना पड़ा, ऐसा राज्य और बीमारू हो जाए, पहचान के संकट के दौर से गुजर जाए, कोई भी व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित महसूस न करे, पर्व और त्योहारों के समय जब उत्साह और उमंग का माहौल हर एक चेहरे पर दिखना चाहिए, उस समय पर्व और त्योहार की आशंका उनकी जवान को खामोश कर देती थी। लोगों के मन में एक भय तैरने लगता था, पता नहीं कहां पे क्या हो जाए। उस राज्य में पिछले 8 वर्ष के अंदर हम लोगों ने 7वीं 8वीं अर्थव्यवस्था से आज उत्तर प्रदेश की इस यात्रा को शानदार तरीके से आगे बढ़ाते हुए देश की नंबर 2 की अर्थव्यवस्था बनने में सफलता प्राप्त की। बीमारू राज्य के लेवल को उखाड़ फेंक करके आज भारत के विकास के ग्रोथ इंजन के रूप में उत्तर प्रदेश को स्थापित करने में सफलता प्राप्त की है। और ये तब हुआ है जब उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ की आबादी ने उत्तर प्रदेश सरकार से जुड़े हुए सभी अधिकारी कर्मचारियों ने, हर स्तर के नागरिक ने, और जनप्रतिनिधि ग्राम पंचायत का हो, क्षेत्र पंचायत का हो, जिला पंचायत का हो, नगर निकाय का हो, माननीय विधायक हो, माननीय सांसद हो, शासन के मंत्री हो और डबल इंजन की सरकार हो, इन सब ने जब मिलकर के प्रयास किया तब ये परिणाम हमारे सामने आए। आज उत्तर प्रदेश देश के अंदर सबसे तेज गति से अग्रसर प्रदेशों में गिना जाता है। सबसे तेज गति से विकास की दर उत्तर प्रदेश की देश के अंदर सर्वाधिक है। हर एक क्षेत्र में आज उत्तर प्रदेश अग्रणी स्थानों में आता है। 17 के पहले जो प्रदेश बॉटम 5 में था, आज वो प्रदेश देश के अंदर ज्यादातर स्कीम में नंबर 1 पर है, और जहां पर नंबर 1 पर नहीं, वहां टॉप 3 में उत्तर प्रदेश को कोई नहीं हटा सकता। वहां पे उत्तर प्रदेश ने यह अपनी गति को इस रूप में प्रगति की तरफ आगे बढ़ाने में सफलता प्राप्त की। और ये तब जब हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के नौजवानों के लिए एक बहुत साफ सुथरा मंच दिया। आप में से जितने भी 1510 अनुदेशक चयनित हुए हैं, किसी को भी कहीं से सिफारिश कराने की नौबत नहीं आई होगी। किसी को पता ही भी नहीं रहा होगा कि उसका चयन होगा नहीं होगा। जिसने तैयारी की होगी उसका चयन हुआ है, जिसने नहीं की होगी तैयारी करेगा, फिर आने वाले समय में होगा। एक विश्वास मन में होना चाहिए। और ऐसा नहीं कि अब उत्तर प्रदेश के अंदर केवल सरकारी नौकरी के भरोसे ही लोग काम करें। अब तो नौकरियों की एक पूरी बौछार हो रही है।
प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था का जो माहौल पैदा किया गया, सुरक्षा का एक बेहतरीन माहौल पैदा किया, दंगा मुक्त, गुंडागिर्दी से मुक्त, माफिया मुक्त राज्य की अवधारणा ने उत्तर प्रदेश में बड़े बड़े निवेश को आमंत्रित किया। और इसका सर्वाधिक लाभ अगर किसी को प्राप्त हुआ है तो व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमिता से जुड़े हुए नौजवानों को हुआ है। पिछले 8 वर्ष में 60 लाख से अधिक ऐसे लोगों को उत्तर प्रदेश के अंदर नौकरी मिली है, जिसमें से 14 लाख नौजवान वे हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के माध्यम से ट्रेनिंग ली और किसी न किसी उद्योग और उद्यम में वह आज समायोजित हुआ है। अभी पिछले दिनों मुझे व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास के इस कार्यक्रम के साथ लखनऊ में ही एक कार्यक्रम के साथ जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ था और मैं उस दिन देख रहा था जिन नौजवानों का चयन हुआ था वहां, वे नौजवान वो थे जो, आप सोचिए, आईटीआई पास हैं, स्किल मिशन के माध्यम से, यूपी स्किल मिशन के माध्यम से उनका चयन हुआ और जो कंपनी उनको ले जा रही थी, कोई उनको 1 लाख रुपए दे रही थी, किसी को 75,000 रुपए दे रही थी, किसी को 50,000 रुपए दे रही थी। 35,000 से कम तो किसी भी नौजवान का नहीं था। आप मुझे बताओ, आज से 8 साल पहले कोई कल्पना करता था? 8 साल पहले तो कोई उद्योग भी नहीं लगाता था। यहां पे जो उद्योग थे वही यहां से बाइंड अप होकर के जा रहे थे, बंद होकर के जा रहे थे। अब उन्हें नौकरी मिल रही है। आप सोचिए कि पहले जो आईटीआई थे वे ही बंद हो रहे थे। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने लखनऊ स्थित पार्टी मुख्यालय में एक महत्वपूर्ण रणनीतिक बैठक की। बैठक में पार्टी पदाधिकारी और वरिष्ठ नेताओं के साथ आगामी चुनावों को लेकर चर्चा की गई। जानकारी के अनुसार बैठक में संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने, बूथ स्तर की रणनीति, दलित वोट बैंक को एकजुट रखने और नए समीकरणों पर काम करने जैसे विषयों पर विस्तार से विचार विमर्श किया गया। रायबरेली में राहुल गांधी के आगमन को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। अमेठी सांसद ने बता दी कि पार्टी के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर कार्यक्रम की रूपरेखा तय की। मीडिया से बात करते हुए बता दी कि सांसद ने केंद्र सरकार पर हमला किया और कहा कि राहुल गांधी जी मुद्दे को उठाते हैं और उस पर ही बीजेपी कार्य करती है। उन्होंने जीएसटी के मुद्दे का उदाहरण देते हुए कहा कि अब सरकार ने उस पर रियासत की बात की है और सांसद ने यह भी आरोप लगाया कि बीजेपी चुनाव में धांधली करके जीत रही है और चुनाव आयोग की मिली भगत हो रही है। नहीं, एजेंडा तो दिशा की मीटिंग में फिक्स ही रहता है कि जो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स होती हैं उनके ऊपर दिशा की मीटिंग में जो सांसद महोदय रहते हैं वो उन प्रोग्राम की जो भी सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है उनकी मॉनिटरिंग करते हैं। सरकार ने जीएसटी पे कुछ चीज़ों पे छूट दी है, कुछ चीज़ों पे जीएसटी बढ़ाई है, तो इसको आप कैसे देखते हैं? नहीं, लेकिन मतलब देखो, बढ़ाई है तो राहुल जी कह रहे थे, उसी को राहुल जी ने कहा था ना कि जो मैं कहूँगा वो गवर्नमेंट करेगी, तो वो 2 साल बाद कर दिया। किसानों का भी उन्होंने कहा था, वो 1.5 साल बाद किया। तो करते तो वही जो राहुल जी चाह रहे हैं। ठीक है, राहुल जी यही तो कह रहे थे कि जीएसटी पे आम आदमी को राहत मिलनी चाहिए। तब अब आ गई इनको, चलो बिहार का इलेक्शन है तो समझ आई, तब भी ठीक ही है। बिहार में राहुल जी की यात्रा हुई, उसके बाद उन्होंने कहा कि हाइड्रोजन बम फोड़ा जाएगा। हाँ, तो उनके है ना कुछ, क्या कुछ तो है। अब जो इलेक्शन कमीशन की धांधलियाँ हैं, जो बीजेपी धांधली करके जीत रही है, चुनाव को जनमत का जो है वो उनको ना मान के अपने मेलाफाइड प्रैक्टिस से जो जीत रहे हैं उसका पर्दाफाश कर रहे हैं राहुल। आज बिहार के अंदर एक जन जागृति है, हर आदमी देख रहा है कि मेरा वोट कटा कि रहा है। तो ये बहुत बड़ी, उन्होंने राहुल जी ने अपने उससे बहुत बड़ा काम किया। आम जनता आज जागरूक हो गई कि मेरा वोट कटा या रहा।
पीटी परीक्षा के दूसरे दिन भी जिले में शांतिपूर्ण ढंग से परीक्षा आयोजित की गई। कुल 12 परीक्षा केंद्रों पर अभ्यर्थियों की बायोमेट्रिक मशीनों से कड़ी जांच की जा रही है और पहले दिन 2429 अभ्यर्थियों ने परीक्षा छोड़ दी थी। स्थिति पर नजर बनाए रखने के लिए डीएम और एसपी ने विभिन्न परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण किया। प्रशासन ने परीक्षा में पारदर्शिता लाने के पुख्ता इंतजाम किए हैं। गाजियाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें पुलिस ने 3 कुख्यात अपराधियों को गिरफ्तार किया। एसपी कविनगर भास्कर वर्मा ने बताया कि 25 अगस्त को राजनगर स्थित एक घर में लूट और मारपीट की घटना सामने आई थी। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी की तलाश की जा रही थी। फ्लाईओवर के पास चेकिंग के दौरान बदमाश दिनेश ने पुलिस पर फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में उसके पैर में गोली लगी और वह पकड़ लिया गया। उसके 2 साथी को भी मौके से गिरफ्तार किया गया है। रात्रि में पुलिस के द्वारा चेकिंग की जा रही थी। इस दौरान एक बाइक पर सवार कुछ संदिग्ध व्यक्ति आते हुए दिखाई दिए, जिनको रोकने का प्रयास किया गया। उनके द्वारा वापस भागते हुए पुलिस पर फायरिंग की गई। पुलिस द्वारा आत्मरक्षा फायरिंग में एक व्यक्ति घायल हुआ, जिसको तत्काल प्राथमिक उपचार हेतु अस्पताल भिजवा दिया गया। प्रारंभिक पूछताछ में उनके द्वारा अपना नाम दिनेश, अरुण और जोगिंदर बताया गया तथा उनके द्वारा यह भी बताया गया कि हाल ही में कविनगर थाना क्षेत्र में दिनांक 25/8/2025 को उनके द्वारा एक घर में लूट की घटना का प्रयास किया गया था, किंतु असफल रहा था। उनके पास से एक चोरी की मोटरसाइकिल, एक 315 बोर का तमंचा, 2 जिंदा कारतूस, 1 मर्द कारतूस तथा 2 चेन के टूटे हुए टुकड़े बरामद किए गए। उनके द्वारा यह भी बताया गया वह स्नैचिंग की घटनाएं भी आसपास के क्षेत्रों में कारित किया करते थे। बागपत जिले के बिनौली क्षेत्र में माखरपुरिया के पास पुलिया टीम चेकिंग कर रही थी और इसी दौरान बाइक पर सवार बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में हिस्ट्री शीटर राजा और सलमान को गोली लगी है। घायल बदमाश के पास से पुलिस ने अवैध तमंचा, 2 जिंदा कारतूस, 2 खोखा कारतूस और एक मोटरसाइकिल बरामद की है। बता दें कि रात भर इलाके में कबिंग की, लेकिन उसके 2 साथी मौके से फरार होने में कामयाब रहे। अधिकारियों का कहना है कि फरार बदमाशों की धरपकड़ के लिए अभियान जारी है। जनपद बागपत पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा चेकिंग का निर्देश दिया गया था, जिसके क्रम में बिनौली पुलिस द्वारा इंस्पेक्टर बिनौली मैं टीम द्वारा बाकर पुलिया पर चेकिंग की जा रही थी, जहां पर उन्हें 3 व्यक्ति मोटरसाइकिल पर संदिग्ध दिखाई दिए, जिनको रोकने का इशारा किया गया, लेकिन तुरंत उनके द्वारा पुलिस बल पर फायरिंग कर दी गई। जवाबी कार्रवाई में एक अभियुक्त के पैर में गोली लगी है, 2 अंधेरे का फायदा उठाकर भाग गए हैं। कॉम्बिंग की गई है, प्रयास किया जा रहा है उनको ढूंढने का। एक मोटरसाइकिल, तमंचा और कारतूस वहां पर मिला है। घायल को उपचारार्थ जिला चिकित्सालय में भेज दिया गया है। अग्रिम कार्रवाई व पूछताछ पुलिस टीम द्वारा की जा रही है। खबर मेरठ से है, जहां गणेश विसर्जन के लिए जा रही शोभा यात्रा के दौरान एक युवक पर हथियार से हमला कर दिया गया। गंभीर रूप से घायल युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई। लोगों के अनुसार तय समय के बाद भी बड़े डीजे के साथ शोभा यात्रा निकाली जा रही थी, जबकि पुलिस मूकदर्शक बनी रही। इसी दौरान बाइक सवार हमलावरों ने भीड़ और पुलिस को चकमा देकर घटना को अंजाम दिया और मौके से फरार हो गए। पुलिस की लापरवाही को लेकर स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश अब देखने को मिल रहा है और पूरे मामले की जाँच जारी है। संभल जिले के गन्नौर तहसील क्षेत्र में गंगा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। बता दें कि तोतापुर और पंजागी गांव में बाढ़ का पानी अब घरों तक पहुंच गया है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि अधिकारी और कर्मचारी गांव में नहीं पहुंचे और बाढ़ की जानकारी नहीं ली है। ग्रामीणों का कहना है कि 3 दिन से पानी लगातार बढ़ रहा है और अब उनका जीवन काफी ज्यादा प्रभावित हो रहा है। ग्रामीणों ने सरकार से अपील की है कि पशुओं के चारा लाने और निकालने के लिए नाव की व्यवस्था की जाए। साथ ही उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के कैंप लगाने की भी मांग की है। अच्छा, ये बाढ़ का पानी है, इससे क्या दिक्कत है आपको, क्या परेशानी है? सब परेशानी, रोटी नहीं है भाई, कौन घर में भाई। आपके घर में पानी है? चूल्हे में पानी घुसो, रोटी करता रोटी नहीं भाई, खाना बनो। क्या नाम है आपका? कल्याण। इसी गांव के रहने वाले हो? कब से पानी आया है? 3 दिन है। अच्छा, कोई अधिकारी आए यहाँ पर? कोई ना हुआ।
क्या मांग करते हैं अधिकारियों से? आदमी को खाना खाना मिला, पानी को राशन पानी मिला। अच्छा, सब भूखे आदमी कोई सब। नाम है ताऊ आपका? ठाकुरदास। कहाँ रहते हो? यही है बजाही। बजांगी गांव में। हाँ। अच्छा, जो पानी है वो कैसा पानी आया हुआ है? ये परसों से आया, कल से। अच्छा, तो कब से ज़्यादा बढ़ा है पानी ये परसों से बढ़ा है ज़्यादा करते। परसों से? हाँ। तो किसी के घर तक भी पहुंच गया है कि पानी? घर पे पहुँचो, घेरा में बिल्कुल बुज्जी के और पास से चल रहा पानी। अच्छा, किसी के ये घर किसका है ये सामने वाला? ये तो इनको कर लियो। अच्छा, तो आप इसी गांव में रहते हैं? हाँ। क्या परेशानी, कोई अधिकारी कर्मचारी आया है यहाँ पर? जो परेशानी का हमारा तो भूसलिकान को परेशानी पहुँच के पशु को घास ही नहीं पड़ रहा यार, तो क्या करें। कोई अधिकारी आया है यहाँ पर? कोई नहीं आया। क्या मांग करते हैं सरकार से आप? यार बाहर पहुँच को और खाने के बाजार ना है तो आदमी को पैसे हैं तो बाजार। हरिद्वार जिले में गरा नदी का जलस्तर खतरे के निशान के करीब पहुंच गया है। बता दें कि बावन ब्लॉक के गोविंदपुर, गड़िया दिल्ला और गंगौली और इसके साथ ही आसपास के कई गांवों तक बाढ़ का पानी फैल गया है। इससे किसानों की धान, मक्का और अन्य फसलें जलमग्न हो गई हैं। रिहायशी इलाकों तक पानी पहुंचने से लोगों को आने जाने में कठिनाइयां हो रही हैं। जिला प्रशासन ने निचले इलाकों में रहने वाले लोगों से सतर्क रहने और सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की है। राहत और बचाव दल मौके पर सक्रिय और प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का काम कर रहे हैं। खबर पीलीभीत से है, जहां इलाके में लगातार हो रही भारी बारिश से जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित है। शीतलपुर गांव के पास खन्नौत नदी उफान पर है, जिससे सैकड़ों एकड़ में फैली धान और गन्ने की फसल डूब गई है। गांव जगतपुर को जोड़ने वाली पुलिया टूटने से गांव का शहर संपर्क से पूरी तरह से कट गया है। नदी का जलस्तर लगातार बढ़ने से ग्रामीण दहशत में हैं। शीतलपुर, जगतपुर समेत कई गाँव के किसान भारी नुकसान से परेशान हैं और प्रशासन की ओर से अभी तक कोई राहत नहीं पहुंची है, जबकि और भी बारिश की आशंका से हालात और भी ज्यादा बिगड़ सकते हैं। नुकसान तो बहुत हो गया है। 3-4 एकड़ धान हमारा जो है डूब चुका है, थोड़ा थोड़ा दिखाई पड़ रहा है। और बाकी पिछले साल भी धान डूब गया था, शासन प्रशासन से कोई भी इसका मुआवजा नहीं मिला था। इस बार भी कुछ नहीं आया। अभी हमने फ़ोन किया था शासन प्रशासन को, तो मालूम तो उन्हें अवगत तो करा दिया है। अब देखो सुबह कोई आता है क्या करता है, लेकिन नुकसान बहुत है। और जब हम लोग आग लगाते हैं और कोई काम होता है धान के अभिषेक को, तब सैटेलाइट इनका जो है बहुत जल्दी काम करता है। अब इस समय कोई सैटेलाइट नहीं, कोई किसी का फ़ोन नहीं, कोई मतलब नहीं, कोई लेना नहीं देना नहीं। अभी पुलिस प्रशासन भी आए थे, वो रास्ते के ऊपर पानी बहुत है, वो रुकवा गए हैं कि इधर के लिए लोग ना निकलें। तो ये देखो खतरा है बहुत ज़्यादा, पानी बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। अब ये हम शासन प्रशासन से मांग करते हैं कि जो हम लोगों का जो नुकसान हुआ है इसकी भरपाई करें। हम लोगों का काफ़ी खर्च भी लग चुका है, मौके पर धान बिल्कुल फसल पककर तैयार है, अब भगवान की मार झेल रहे हैं। खबर बहराइच से है, जहां बता दें कि अनंत चतुर्दशी के अवसर पर गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन श्रद्धा और सुरक्षा के बीच संपन्न हुआ। सरयू नदी में हो रहे विसर्जन को लेकर विभागीय अधिकारी अलर्ट मोड पर हैं। ईओ, एसडीएम समेत तमाम प्रशासनिक अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर निगरानी की और व्यवस्था का जायजा लिया। अयोध्या में चंद्र ग्रहण के दौरान हनुमानगढ़ी और राम मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। वहां मथुरा और ब्रज क्षेत्र के प्रमुख मंदिरों में पूजा अर्चना के लिए श्रद्धालु बाहर ही रहे, क्योंकि मंदिरों के कपाट ग्रहण के समय बंद रखे गए। वृंदावन, बरसाना और गोवर्धन में श्रद्धालुओं ने बाहर से ही भगवान की पूजा की। मंदिर प्रशासन ने इस अवसर पर सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए थे, ताकि ग्रहण के समय श्रद्धालु की सुविधा सुनिश्चित की जा सके।
खबर वाराणसी से है, जहां पूर्णिमा श्राद्ध की शुरुआत हुई, जिसमें बता दें कि पिशाच मोचन कुंड पर हजारों श्रद्धालु एकत्रित हुए। इस अवसर पर उन्होंने अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध और पिंडदान किया। श्रद्धालु की भारी मौजूदगी के बीच धार्मिक अनुष्ठान विधि विधान के साथ संपन्न हुए। फिलहाल के लिए उत्तर प्रदेश की खबरों में इतना ही। नमस्कार।